तो बच्चों दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उस पर रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करी थी कि जब एक लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तभी TIR होता है। TIR के लिए जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, और कुछ बेसिक एनालिसिस मैंने डिस्कस की थी। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया है तो आपको इस वीडियो में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, ठीक है, और जेई में क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले। हमारे पास 3 स्लैब दी गई हैं, ठीक है, बीच में एक मीडियम भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μO है। एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, इस स्लैब का √3√2 है और इसका 2 है। और एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फाइंड आउट कंडीशन ऑन μO। हालांकि एक तो क्वेश्चन बनता है बच्चों जिसमें ये पूछा जाता है कि कंडीशन क्या होगी μO पे, ताकि ये लाइट रे इस स्लैब पे TIR करे, फिर इस स्लैब पे TIR करे, फिर इस तीनों पे TIR करे। μO में क्या कंडीशन होनी चाहिए। और एक बच्चों कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ μ0। दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो ऑप्शन अलग तरह के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनइक्वालिटी बेस्ड दिया जाता है, और जब मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाती है तो आंसर हम एक फिक्स्ड वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर याद हो फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है बॉडी पे, और हमसे पूछा जाए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए ताकि ये बॉडी मूव कर जाए, तो हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 20 इज द आंसर। बट यही क्वेश्चन जब हमसे ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर विच ब्लॉक कैन मूव, मिनिमम वैल्यू, तब हम 20 ही बोल देते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट रियल नंबर होगा 20 के बाद वो बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यार हम 20 प्लस पे मूव करेगा बट हम बोलते 20 है, तो वहाँ हम इक्वलिटी पे आंसर लिख देते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर रिलेशन यहाँ पर भी, सिमिलर तरीके से आंसर यहाँ भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हालांकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जो हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस डिस्कस करी थी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फिर मैं कहूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को आप 2 तरीके से बच्चों अप्रोच कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी बेस्ड अप्रोच करो, ठीक है, बेसिक कंडीशन कैसे अप्रोच कर सकते हो कि भाई आपने कहा कि सर मैं बस इतना जानता हूँ कि TIR के लिए I की वैल्यू θc से बड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं और कोई दूसरे अप्रोच नहीं लगाऊंगा, तो भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो अगर मैं इसी अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 45 डिग्री थीटा की वैल्यू है, ठीक है, और दोनों तरफ मैं साइन ले लेता हूँ और ये साइन θc हो जाएगा। तो 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन, और ये होता है साइन θc, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो ऑफकोर्स ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, तभी TIR होगा, अदरवाइज TIR होगा ही नहीं। तो म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, तो फर्स्ट वाले से जो हमारी कंडीशन, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाले पे TIR करने के लिए हमें इनइक्वालिटी मिलती है म्यू शुड बी ग्रेटर देन √6। इस वाली स्लैब पे TIR के लिए म्यू की वैल्यू √6 से बड़ी होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन को, सेम इनइक्वालिटी निकालने के लिए अगर हम चाहें तो दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि हम ये मान लें कि ये लाइट रे हमारी ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन करे। मैंने ये भी बताया था कि आप इक्वलिटी में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन डायग्राम बना के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगा के आपको इनइक्वलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं सेम इनइक्वलिटी डिसाइड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि मैं पहले ये पता कर लूँ कि μO की किस वैल्यू के लिए ये लाइट रे ग्रेजिंग रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो मैंने कहा μO sin 45, मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, μ1 sin I बराबर μ2 sin R √3 sin 90। तो μO की वैल्यू √6 आएगी। ठीक है, तो μO की वैल्यू √6 होगी। इस वैल्यू पे हमारी लाइट रे क्या होगी, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा, बट हमें TIR चाहिए। तो लास्ट वीडियो में याद करिए मैंने बताया है कि डेंसर को और डेंसर करने से TIR के चांसेस बढ़ते हैं, रेयरर को और रेयर करने से, घटाने से TIR के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा है ये √6 वैल्यू पे ग्रेजिंग कंडीशन है, तो डेफिनेटली इसको बढ़ाओगे तो TIR होगा। यानी यहां से अगर जज करोगे तो फॉर TIR जो इनइक्वालिटी आएगी फर्स्ट स्लैब पे TIR के लिए वो ग्रेटर देन √6 तुम जज कर सकते हो। इस मेथड में बस यही है
कि आपको आंसर इक्वलिटी में मिलेगा, बट इनइक्वलिटी आपको थोड़ा दिमाग लगा के डिसाइड करना, इसमें आपको डायरेक्टली इनइक्वलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी में ऐसा कर सकते हो। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये सभी के सभी 90 डिग्री एंगल पे रखे। अगर इस मान लो हमने कहा कि सपोज ये कंडीशन हमने फॉलो करा दी, तो अगर ये कंडीशन हमने फॉलो करा दी तो ये जो लाइट रे है इसका TIR होगा और ये लाइट रे ऐसे आएगी। अब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, I = R, और चूंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 45 होगा, देन ये 90 है तो ये 45 होगा, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री, ज़रूरी नहीं है अगर ये 30 डिग्री होता तो ये 60 डिग्री निकलता फिर। तो ये मत सोचना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे होगा, सवाल थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री है, और अगर यहाँ पर TIR कराना है तो फिर यहाँ पर भी एंगल ये इसी तरह 45 आएगा, और यहाँ पे भी मुझे TIR चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी 45 बनेगा, और मुझे तो तीनों पे TIR कराना है तो डेफिनेटली इस पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 बनेगा। तो मैं इस मेथड से ही कर देता हूँ। तो 45 डिग्री मैं सीधे यही इनइक्वलिटी बार बार यूज़ कर ले रहा हूँ। तो साइन 45 मतलब 1/√2 ही होगा हमेशा, और साइन थीटा से बड़ा होना चाहिए। तो 1/√2 इज़ ग्रेटर देन, ये डेंसर होना चाहिए या रेयरर होना चाहिए। तो डेंसर μO है, रेयरर 3√2 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो μO की वैल्यू आएगी, उल्टा लिखना है, म्यू रेयरर 3√2 है और डेंसर μO है, तो μO की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर दैन 6। तो ये इनइक्वलिटी है हमारी कि ये स्लैब करी है, मेरे पे TIR तभी हो पाएगा जब इसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा है। ये स्लैब करी अपन को √6 चलेगा, √6 से बस ज़्यादा होना चाहिए, मैं मैनेज कर लूँगी TIR के लिए। इसका क्या कहना, अगर इस पर देख लें तो इस पर सिंपल आ जाएगा, सेम इनइक्वलिटी आएगी, साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन, चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी 45 है, तो यहाँ पर जो रेयर मीडियम है वो 2 होगा बच्चों, और जो डेंसर मीडियम है μO होगा, और μO शुड बी ग्रेटर देन 2√2। अब हमें तीनों अगर देखा जाए, तीनों फुलफिल करनी कंडीशन, तो जब तीनों फुलफिल करनी है तो वो रेंज लेनी पड़ेगी जो तीनों के लिए ट्रू हो। अब सपोज मैं 4 ले लूँ, तो 4 में अगर मैं ये इनइक्वलिटी ले लूँगा तो जो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, √6 से बड़ी वैल्यू बट इससे छोटी होगी, उसके लिए इस वाली स्लैब पे TIR नहीं होगा। तो तीनों पे अगर हम देखें तो √6 कुछ यहाँ लाई करेगा शायद, 2√2 जो होगा वो कुछ यहाँ लाई करेगा, और 6 जो है वो यहाँ लाई करेगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर मुझे इन तीनों से बड़ा चाहिए तो मुझे 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो आंसर आएगा वो आंसर है कि μO शुड बी ग्रेटर देन 6। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑप्शन इस तरह से हैं, μO ग्रेटर देन 6, लेस देन 6, ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6। बट अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ μO फॉर द TIR ऑन ऑल द 3 स्लैब्स, तो आपका आंसर और ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मान लीजिए इस तरह से हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के, तो आप फिर मिनिमम वैल्यू 6 मार देंगे। भले ही 6 पे TIR नहीं होगा, बट ऐसे केस में आपको मिनिमम वैल्यू तो आप 6+ है, आपको पता है वैल्यू, बट आप 6 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों हम इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो है डेविएशन। डेविएशन की बात कर लेते हैं। डेविएशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने डेविएशन पढ़ा था, जब मैंने सिंपल रिफ्रैक्शन आपको पढ़ाया था कि डेविएशन क्या होता है। अगर थोड़ा सा डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन मैं कह दूं, एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कोई लाइट रे, जब थोड़ा सा याद दिला देता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सपोज डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर जा रही है तो लाइट रे ऐसे जाएगी, दिस एंगल इज R, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो डेविएशन होता है, लाइट रे अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल रोटेट हो जाती है, टर्न हो जाती है। तो डेविएशन यहां पर बच्चों क्या होता है, R-I। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये सीधा जाने की बजाय कुछ ऐसे बेंड हो जाती है, तो डेविएशन जो होगा वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। इस केस में जो डेविएशन होगा, ये वाला एंगल होता है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही, तो ये पूरा एंगल I है, ये पूरा एंगल I है और ये एंगल R है।
तो आई माइनस आर है, तो आर माइनस आई या आई माइनस आर डिपेंड करेगा जो बड़ा है और जो छोटा है। लेकिन टी आई आर को ध्यान में रखते हुए डेविएशन की जो कंप्लीट स्टडी है उसको हमें थोड़ा सा समझना है कि टी आई आर को ध्यान में रखते हुए डेविएशन को किस तरह से पढ़ना है और इसका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक केस लेता हूं डेविएशन में कि जब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम मूव कर रही है तो डेविएशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर डेंसर टू रेयर मीडियम, तो कुछ डायग्राम बनाऊंगा सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरी को अच्छे से समझाने के लिए। तो बच्चों अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और डेफिनेटली आर इज ग्रेटर देन आई। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज डेविएशन इन दिस केस, तो डेविएशन इज आर माइनस आई। ये बच्चों अगर म्यू1 है और ये म्यू2 है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो ये हमारा डेविएशन होता है। अगर हम इसका आई का फंक्शन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो आई का फंक्शन कुछ अगर ऐसा आएगा, मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो आर की जो वैल्यू आएगी इट इज साइन इनवर्स म्यू1 बाई म्यू2 साइन आई। और आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो डेविएशन का कुछ गंदा सा फंक्शन आ जाएगा मैथमेटिकल। ठीक है, आप चाहो तो इसका ग्राफ बना सकते हो, लेकिन हम उतना मैथ्स में नहीं जाएंगे, हम सिंपल आपको बताएंगे ग्राफ कैसे बनता है और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आप जब मैथ्स इतनी आने लगेगी तो आप समझ सकोगे कि इसका ग्राफ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना है। लेकिन आप सिंपल फिजिक्स की बात समझिए, मैथ को गोली मारिए, फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लाइट रे हमने कहा कि डेविएशन आर माइनस आई है, और होता क्या है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ता है। ठीक है, तो डेविएशन हमारा आर माइनस आई है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू भी 0 होगी और उस मोमेंट पे डेविएशन भी 0 होगा। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ता जाता है, और आप देखेंगे इस फंक्शन को अगर देखेंगे तो इसमें फंक्शन में डेविएशन की वैल्यू भी बढ़ती है। एक इंस्टेंट ऐसी आएगी, चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक इंस्टेंट ऐसी आनी है जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों कितना होता है 90 डिग्री। व्हेन आई इज थीटा सी देन आर इज 90 डिग्री। तो अगर ये जब तुम्हारा 90 डिग्री है, ये थीटा सी है, आप समझ सकते हैं उस वक्त जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो 90 माइनस थीटा सी है। मतलब आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब ले लेगी 90 डिग्री, उस वक्त जो डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन के दौरान जो मैक्सिमम डेविएशन होता है वो 90 माइनस थीटा सी होता है। लेकिन ये जो है वो आई इक्वल टू थीटा सी पे है बेटा। ठीक है, आई इक्वल टू थीटा सी पे है, और इसका अगर जस्ट लेस देन थीटा सी लें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो ये 90 से जस्ट स्लाइटली लेस देन होगा 89.999। तो आप ऐसे कह सकते हो कि लेकिन जैसे ही हम आई की वैल्यू थीटा सी प्लस करेंगे, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये 30 डिग्री है और 30.0000000001 डिग्री जरा सा बढ़ाएंगे तो मैथमेटिकली उस चेंज को हम इग्नोर कर रहे हैं, बट ऐसा लिख सकते हो मैथमेटिकली कि जैसे आई की वैल्यू थीटा सी प्लस होगी, ये लाइट रे हमारी क्या करने लगेगी, टी आई आर करने लगेगी बच्चों। टी आई आर का मतलब ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी आई ही होगा। मतलब ये जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड थी, ग्रेसिंग रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये धीरे धीरे ऐसे नहीं आएगी, डायरेक्टली यहां से यहां जंप मारेगी, और ये एंगल भी क्या है थीटा सी के ही बराबर है। अगर आप देखो तो ये जो डेविएशन है, डेविएशन ये अचानक से 180, ये प्लेन मिरर वाला जो डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन के दौरान जैसा डेविएशन होता है वैसा ही डेविएशन होगा। तो जो डेविएशन होगा इट इज़ 180 होल एंगल माइनस 2i, मतलब डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा सी, क्योंकि i जो है वो थीटा सी प्लस, बट उस मैथमेटिकली उस चेंज को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये तुम ऐसा समझ सकते हो कि i लेस देन थीटा सी या थीटा सी माइनस और i इक्वल टू थीटा सी, मतलब ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज पे ये है, बट जैसे राइट हैंड लिमिट देखोगे i जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी पे, तो डेविएशन अचानक से बढ़ेगा, क्योंकि लाइट रे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आएगी, फिर ये धीरे धीरे ऐसे नहीं आएगी, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आएगी। तो इसका बच्चों जो ग्राफ बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है जो आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में किसी भी।
शुरुआत में जब तक रिफ्रैक्शन होगा तब तक डेविएशन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, इंक्रीजिंग डेविएशन होता है, 0 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज व्हेन i इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 0 डेल इक्वल टू 0। तो जब तक क्रिटिकल एंगल पहुंचेगा तब तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, 90 माइनस थीटा सी तक जाएगा। तो ये कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से बनता है बच्चों, इस तरह से बनेगा। मान लेता हूं ये वैल्यू है 90 माइनस थीटा सी, यहां तक इंक्रीज करेगा, यहां तक रिफ्रैक्शन है बच्चों 90 माइनस थीटा सी, और यहां पे डार्क पॉइंट है जो कि थीटा सी पे आपका ये ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन है। उसके बाद लेकिन जैसे थीटा सी की राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो ये फंक्शन तेजी से जंप करेगा और जो डेविएशन होगा 180 माइनस 2 थीटा सी होगा। उसके बाद आप देख सकते हो डेविएशन y इक्वल टू आई का जो होगा लीनियर फंक्शन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ बनेगा और इस तरह से डेविएशन बनता हुआ आएगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। 90 डिग्री पे डेविएशन 0 हो जाएगा, i इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो ये पहले ये रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है बच्चों, और ये जो पार्ट है वो TIR वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे यहां मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, ओपन बनाया, व्हाइट सर्कल बनाया, मतलब इक्वल टू थीटा सी पे रिफ्रैक्शन है। ये जो लाइन है ये थीटा सी के बाद शुरू हो रही है, थोड़ी मैथमेटिक्स वाली बात है। तो दिस इज द टोटल डिस्कशन अबाउट द डेविएशन व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट हम लोग अगर देख लें, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है, अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट बच्चों जा रही है तो आपको पता है कि वो नॉर्मल से, ये मान लेते हैं मीडियम बाउंड्री है, नॉर्मल के पास झुकेगी। ये r होगा, ये i होगा, ये μ1 है, ये μ2 है, और जो लाइट रे थी वो ओरिजिनली इस डायरेक्शन में, दिस इज योर डेविएशन है ना बच्चों, नॉर्मल के पास झुकेगी जब रेयर से डेंसर में जाएगी। इस सिचुएशन में कभी कोई TIR नहीं हो सकता। पहली बात तो नो TIR, i की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाओ हमेशा r छोटा ही होता है i से, तो कभी r 90 नहीं पहुंच पाएगा, i भले ही तुम्हारा 90 पहुंच जाए। तो यहां पर भी एक सिंपल साइन इनवर्स का फंक्शन आएगा, एक कर्व टाइप ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और तुम ऐसा समझ लो कहां तक तुम बढ़ा सकते हो, तो जब i की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, i की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी तब जो r की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। अब सुनो ध्यान से, यहां पे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। मैथमेटिकली अगर तुम देखो तो जब डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल बनता है तब रेयर मीडियम में, अगर मैं लाइट रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं यूजिंग रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो लाइट रे इसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगी। मतलब उस केस में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा इन डेंसर मीडियम, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा रेयर मीडियम में। तो तब ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और 90 डिग्री होगा तो तुम इसे क्रिटिकल एंगल कहोगे। तो मैं मैथमेटिकली इसको क्रिटिकल एंगल बुला रहा हूं। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, बट मैथमेटिकली वैल्यू तो वही होगी ना जो क्रिटिकल एंगल दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो रेयर में 90 से ज्यादा एंगल हो नहीं सकता, तो डेंसर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो नहीं सकती। तो यहां पर जो डेविएशन होता है, ऐसे लाइट रे जा रही थी, मैक्सिमम डेविएशन जो होता है इट इज i माइनस आर, तो 90 माइनस थीटा सी, द होल एंगल इज 90, बट हमें ये एंगल चाहिए तो 90 माइनस ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो इसमें बच्चों जो ग्राफ बनता है i के साथ वो 90 डिग्री जब i की वैल्यू होती है इस तरह का ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग, और तब ये 90 माइनस थीटा सी होता है, ठीक है। इसकी कॉन्केविटी जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ये एक मैथमेटिकल बात है। अगर आप चाहो तो डेविएशन की वैल्यू i माइनस आर करके आप निकाल सकते हो, स्नेल्स लॉ से r की वैल्यू रख के मैथमेटिकली उस फंक्शन को जज कर सकते हो। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं बच्चों, ठीक है, और ये काफ़ी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। एक बहुत छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इन क्वेश्चंस में। बहुत सारे बच्चे, कई सवाल ऐसे आते हैं बच्चों जिनमें कहीं नहीं लिखा होता। मैं बहुत छोटा सवाल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। सपोज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूँ आपसे कि बताइए इस वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, या इस वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, इस वाले का 2 है, और ये एंगल 30 डिग्री है, और मैंने कहा फाइंड आउट डेविएशन।
तो यकीन मानिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं आता कि ये TIR का सवाल, और ना कहीं लिखा होता है कि TIR हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज़ है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का डेटा आपको दे दिया और बच्चों ने सॉल्व करना, वो रिफ्रैक्शन के लिए जाते हैं। और बड़ी कॉमन सी बात है, एग्जाम के प्रेशर में वहाँ याद भी नहीं आता है कि आपका TIR है। बहुत कम बच्चों को हो सकता है क्लिक करे, लेकिन सॉल्व करने के दौरान क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा डेंसर एरिया में जा रहा है, थोड़ा दूर हटेगा तो डेविएशन की वैल्यू जो होगी वो R-I होगी, तो वो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे स्नेल्स लॉ के लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, रिफ्रैक्शन के लिए जाएंगे। हो सकता है 50% बच्चों को क्लिक कर जाए, बट ये मिस्टेक होती है, मैंने देखा है बहुत बच्चों में होती। तो 5 sin 30 इक्वल टू 2 sin R, sin R की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब एग्जाम के प्रेशर में उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, वो R की वैल्यू sin इनवर्स 5/4 लिख के हो सकता है नन ऑफ दीज टिक कर दें। तुमने देखा कि यार sin थीटा की वैल्यू 5/4 तो नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकती। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। लोचा क्या है? बड़ी सिंपल बात है, sin R अगर 5/4 आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई R एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे R एग्जिस्ट तब करेगा ना जब रिफ्रैक्शन होगा मेरे लाल। इसका मतलब है रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? TIR हो रहा है। और डेटा इस तरह का है कि sin थीटा की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे तुम। क्रिटिकल एंगल सोचो निकाल लें तो क्रिटिकल एंगल sin इनवर्स 2/5 आएगा, जो कि निकलेगा नहीं तुमसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब भी डेंसर से रेयर में लाइट रह जाए और स्नेल्स लॉ लगाने पे अगर sin R की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो तुरंत अपने आप को 2 थप्पड़ मारना हो और अपने आप से कहना कि मुझे पहले TIR का ख्याल क्यों नहीं आया, ये पक्का TIR होगा। तो अगर TIR होगा तो फिर ये I इक्वल टू R फॉलो करेगा, और डेविएशन जो होगा वो ये वाला डेविएशन हो जाएगा 180 - 60 डिग्री, ये वो जो एंगल होगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज इज योर आंसर। तो ध्यान रखना कि अगर हमें स्नेल्स लॉ लगाते वक्त sin R की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो इट इज़ द सिंपल केस ऑफ TIR। ये रिफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर TIR है, और इसे गलती मत करना, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। थैंक यू।